नमस्कार स्टूडेंट्स। आज अपने करने जा रहे हैं जूलॉजी में एंडोक्राइनोलॉजी की जो बुक अपने चल रही है उसमें बीएससी पार्ट थर्ड ईयर, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए अपने आज उसका जो है लेक्चर नंबर 26 या उसका 26वां पार्ट अपने करने जा रहे हैं। तो अपने जो बुक चल रही है वो है एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी विज्ञान जिसको कहा जाता है, जो अपने चल रहा है। अंतःस्रावी विज्ञान में अपने ग्रंथियां पढ़ रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने एड्रिनल ग्रंथि की समाप्त की है। 25वां जो अपना पार्ट था उसके अंदर 25th पार्ट के अंदर अपने एड्रिनल ग्लैंड खत्म की है। एड्रिनल ग्लैंड जो है उसके अंदर अपने एड्रिनल कॉर्टेक्स और मेडुला के प्रभाव को देखा, उसकी संरचना देखी, हार्मोन्स देखा, हाइपर सिक्रेशन देखा, हाइपर सिक्रेशन देखा। आज अपने नई ग्लैंड शुरू करने जा रहे हैं, उसका नाम है पैंक्रियाज। क्या नाम उसका? पैंक्रियाज अग्नाशय ग्रंथि। क्या नाम उसका? अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि की यदि हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है। एक ऐसी ग्लैंड जो कि मिक्स ग्लैंड कहलाती है। पहली बात तो जिसका हम थोड़ा सा अगर अपनी बात करें इसके बारे में, कौन सी ग्लैंड है ये? मिक्स ग्लैंड। एकमात्र ऐसी ग्लैंड है जो कौन सी है? बॉडी की एकमात्र ग्लैंड जो मिक्स ग्लैंड है, बॉडी की एकमात्र मिक्स ग्लैंड। क्यों है? क्योंकि ये एंडोक्राइन भी है वह एक्सोक्राइन भी है। अब देखिएगा एंडोक्राइन के रूप में ये एंडोक्राइन के रूप में हार्मोन का सिक्रेशन करती है, सिक्रेशन करती है। और एक्सोक्राइन के रूप में पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करती है। अब देखिएगा एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन है, इसलिए दोनों ही गुण होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं तो चूँकि इसमें होता क्या है कि ये जो ग्रंथि है ये जब पाचन तंत्र में हम पढ़ते हैं इस ग्रंथि को, तो पाचन तंत्र में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका हम पढ़ेंगे एक्सोक्राइन स्वरूप जो है। और जब हम बात हार्मोन्स लेवल की करेंगे या हार्मोन की करेंगे तब हम इसका कौन सा रूप देखेंगे? एंडोक्राइन रूप। तो यहाँ पर यदि हम जो डिस्कस करेंगे, जो स्टडी करेंगे, वो कौन सा रूप करेंगे? अपने एंडोक्राइन रूप को। तो एंडोक्राइन रूप को क्यों करते हैं? क्योंकि इसके द्वारा इस स्थिति में हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। पहले हम इसकी स्थिति की बात करते हैं, शरीर में कहाँ पर पाई जाती है, यानी बॉडी में कहाँ पर पाई जाती है, उसके बारे में अपना थोड़ा देखते हैं। तो बॉडी के अंदर यदि हम बात करें तो ये जो ग्रंथि है, थोड़ा मैं डायग्राम बना लेता हूँ इसका। ये अपना ओइसोफेगस है, ये अपनी स्टमक होता है, ये अपनी ड्यूडेनियम है। ड्यूडेनियम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग होता है, ये स्टमक है ही। तो स्टमक और ड्यूडेनियम का बीच का ये जो फोल्ड होता है, यू आकार का फोल्ड, यहाँ पर ये ग्रंथि पाई जाती है। इस तरह से अनियमित आकार की होती है, वाइटिश कलर की होती है। ये पैंक्रियाज होता है। ये क्या होता है? अपना पैंक्रियाज होता है। तो पैंक्रियाज एक अनियमित आकार की ग्रंथि है और ये पैंक्रियाटिक डक्ट द्वारा, ये कौन सी डक्ट है? पैंक्रियाटिक डक्ट द्वारा कहाँ खुलती है? ड्यूडेनियम में खुलती है। तो जब भोजन के पाचन की बात आती है या जब भोजन का पाचन होता है तब इसके द्वारा पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होता है। वो जूस जिसमें
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। और जब हार्मोन्स की बात आती है या ग्लूकोज के लेवल की बात आती है तो दो मुख्य हार्मोन आपने सुने होंगे, इंसुलिन और ग्लूकागोन, उनका ये स्त्राव करती है। तो ये तो इसकी स्थिति होगी, पोजीशन होगी। पोजीशन कहाँ है? स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनियम भाग होता है उसके बीच में एक यू आकार का लूप होता है, उस यू आकार के लूप में पेंक्रियाज स्थित रहता है। पेंक्रियाज पैंक्रेटिक डक्ट द्वारा कहाँ खुलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। अब यदि हम बात करें कि पेंक्रियाज का, अपने यहाँ पर इस स्वरूप को नहीं देखना है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या काम करता है। अपन यहाँ पर पहले इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसकी जो स्ट्रक्चर है जो सेलुलर लेवल की वो किस प्रकार की होती है। उसके बाद में अपने बात करेंगे किसकी, इसके फंक्शंस की। तो ये अपनी पेंक्रियाज, एंडोक्राइन ग्लैंड, या यूँ कहते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस हिंदी में बोलें तो लैंगरहैंस की दीपिकाएं पढ़ेंगे अपने केवल इसमें, लैंगरहैंस की दीपिकाएं। ये कई किताबों में ये नाम दिया होता है लैंगरहैंस की दीपिकाएं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्यों दिया होता है? क्योंकि जब हम एंडोक्राइन स्वरूप की बात करते हैं तो जो लैंगरहैंस वैज्ञानिक थे उन्होंने पेंक्रियाज ग्रंथि के एंडोक्राइन भाग के बारे में बताया कि एंडोक्राइन भाग इसके अंदर मौजूद होता है। और वो एंडोक्राइन भाग है, उसके अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं मुख्य। वैसे तो 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है परंतु मुख्य 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, अल्फा और बीटा कोशिकाएं। अल्फा और बीटा कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकागोन और इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव होता है। और चूंकि इन इंसुलिन और ग्लूकागोन की जो कोशिकाएं हैं, इन हार्मोन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? लैंगरहैंस ने बताया था। और इस कारण इसको लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं। क्यों कहते हैं दीपिकाएं? अपनी थोड़ा सा भी बात करें। पहले इसके सेलुलर लेवल की यदि हम बात करें तो सेलुलर लेवल इस प्रकार का इसका होता है। अपने इसके सेलुलर लेवल की बात करने जा रहे हैं, कोशिकीय स्तर की बात करने जा रहे हैं। तो कोशिकीय स्तर के अंदर अपने दोनों रूप दिखाई देंगे। एक तो इसका दिखेगा अपने को जो है एक्सोक्राइन रूप, और दूसरा कौन सा दिखेगा अपने को? इसका एंडोक्राइन स्वरूप। दोनों अपने इसको देखने जा रहे हैं, तो इसलिए स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये अपने स्ट्रक्चर है किसकी, पैंक्रियाज की। पूरे पैंक्रियाज को एक बार हमने ले लिया है। मैंने बताया था आपको कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों अपने इसका भाग देखेंगे, तो इसलिए क्या है, दोनों को देखने के लिए अपने इसके पूरे इस भाग को सेक्शन काट लिया है। पूरे पैंक्रियाज का अपने सेक्शन लिया है, सेक्शन ऑफ पैंक्रियाज। अब देखिएगा इसके अंदर अपने दो संरचनाएं दिख रही हैं। एक तो ये बहुत सारी संरचनाएं हैं जो लगभग 98% भाग होती है। क्या होती है? 98% भाग। और ये मात्र कितनी होती है? 2% भाग होती है। तो ये एसिनी आपको दिख रही है। एसिनी जो होती हैं इनके अंदर पैंक्रियाटिक जूस बनता है, यानी अग्नाशयी रस बनता है। वो अग्नाशयी रस जो है वो भोजन का पाचन करने में सहायक होता है। अब आप देख सकते हैं कि 98% ये होती है। कुछ बीच बीच में इस तरह से इनके द्वारा घिरी हुई संरचनाएं होती हैं। एसिनी के द्वारा घिरी हुई संरचनाओं को होती हैं, उनको कहा जाता है आइलैट ऑफ लैंगरेंस। ये लैंगरेंस की दीपिकाएं, हमने नाम सुना है द्वीप। द्वीप की क्या परिभाषा होती है? पृथ्वी या स्थल का वह भाग जो जल से घिरा होता है उसको हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसी ही संरचना है। ये जो एरिया है इसको पृथ्वी माना गया है, और ये जो एरिया है इसको क्या माना गया? जल माना गया है। तो ये भाग यानी जो आइलैट ऑफ लैंगरहैंस है, ये भाग किससे घिरा रहता है? 98% जो एसिनी उससे घिरा रहता है। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? आइलैट्स, यानी दीपिकाएं। किसकी? लैंगरहैंस की। क्यों? क्योंकि लैंगरहैंस ने इनकी क्या की थी? खोज की थी। और ये भाग एसिनी द्वारा घिरा रहता है। और ये भाग इसका एंडोक्राइन पार्ट होता है। तो कितने % होता है? 2% होता है लगभग। बीच में ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ बनाए रखती है, हार्मोन्स को ले जाने का काम करती है, और साथ में ये संयोजी ऊतक के अंदर ये सारी चीज़ें झलसी हुई रहती है। तो स्ट्रक्चर की यदि बात करें हम इसके पैंक्रियाज की, तो ये इस प्रकार की होती है, जिसमें दोनों पार्ट है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन भाग है वो एसिनी के रूप में होता है। एसिनी की संख्या 98% होती है, जिसके द्वारा जो है जूस बनता है, पैंक्रियाटिक जूस, यानी अग्नाशयी रस बनता है। उस अग्नाशयी रस को सीधे ही हमने देखा है कि ये नलिका सीधे ही कहाँ छोड़ती है? ड्यूडेनियम या स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ती है। तो ये एक्सोक्राइन पार्ट होता है जो 98% होता है। और जो 2% भाग है वो लैंगरहैंस की दीपिकाओं के रूप में होता है, जिसके अंदर अब देखिएगा ये लैंगरहैंस की दीपिकाएं, इसके अंदर ये कोशिकाएं पाई जाती है। ये अल्फा सेल्स मान लें, ये बीटा सेल्स ये पाई जाती हैं। साथ में डी सेल्स हैं, अल्फा बीटा गामा, कुछ किताबों में डी सेल्स भी है। तो 4 प्रकार की कोशिकाएं इसके अंदर मौजूद रहती है, पर मुख्य 2 ही कोशिकाएं अल्फा और बीटा कोशिकाएं, तो ये इसके अंदर पाई जाती है। और चूंकि ये जो लैंगरहैंस की दीपिकाओं वाला भाग एसिनी से घिरा होने के कारण इसको दीपिकाएं शब्द या आइलेट्स कहा गया है। और लैंगरहैंस ने इनकी क्या की थी? खोज की थी। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यदि हम इसके बारे में बात करें तो जो ये कोशिकाएं होती हैं लैंगरहैंस की दीपिकाएं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि अपने यहाँ पर केवल एंडोक्राइन भाग की बात करेंगे, तो एंडोक्राइन भाग के रूप में केवल इसको हम लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बात करेंगे, यहाँ पर एसिनी का हम जिक्र नहीं करेंगे। अब देखिएगा कि यदि इस लैंगरहैंस की दीपिकाओं की यदि हम बात करें तो लैंगरहैंस जो है, खोज लैंगरहैंस ने की थी, आपको बता ही दिया। और इसका जो ग्रंथि का डेवलपमेंट है वो हाउजे, बैरिंगटन और बर्न ने किया था। इस ग्रंथि का जो डेवलपमेंट है उन किस किस वैज्ञानिकों ने किया था? हाउजे, बैरिंगटन और बर्न ने किया था। ग्लैंड के डेवलपमेंट का अध्ययन बैरिंगटन, हाउजे व बर्न ने किया था। बर्न ने किया था। ये सभी जंतुओं में बताया था इन्होंने कि भी जो प्रत्येक जंतु है उनके अंदर ये ग्रंथि पाई जाती है, और उसके अंदर जो है ये अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे जो साइक्लोस्टोमेटा के जो जंतु हैं उनके जो एमोशिएट लार्वा है उसमें ये बताया कि जो अग्रांतर की जो श्लेष्मा होती है उसके अंदर लैंगरहैंस की दीपिकाएं धसी रहती है। जैसे हम बात करें साइक्लोस्टोमेटा के एमोशिएट लार्वा में के अग्रांतर के श्लेष्मिक भाग में लैंगरहैंस की दीपिकाएं धसी रहती हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं धसी रहती है। ये बात इन वैज्ञानिकों ने बताई थी। साइक्लोस्टोमेटा जो एमोशिएट लार्वा उसके अंदर कहाँ पर पाई जाती है?
अग्रांतर की श्लेष्मक उपकला या श्लेष्मिक आवरण के अंदर ये पाई जाती है। उसके अलावा जो है कुछ मछलियाँ जो होती हैं उसके अंदर ये गोलाकार पिंडक के रूप में पाई जाती है। गोलाकार मछली में पिंडक के रूप में पाई जाती है, रूप में पाई जाती है। एम्फीबियंस में मोस्टली एब्सेंट होती हैं। एम्फीबियंस में ये सामान्यतः अनुपस्थित होती हैं, सामान्यतः अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है। जबकि अपने जो बात करें सरीसृप है उनके अंदर भी ये मछलियों की तरह क्या होती हैं, पिंडक के रूप में पाई जाती है। उसके अलावा यदि हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, इसके हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर कितने प्रकार की कोशिकाएं पाता है, इसमें मैंने आपको 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो मुख्य तो 2 ही हैं, अल्फा और बीटा, जिनको ए सेल और बी सेल भी कहा जाता है। इस ग्रंथि में या यूँ कहते हैं लैंगरहैंस की दीपिकाओं की अगर हम बात करें उसके अंदर आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में 4 प्रकार की सेल्स उपस्थित होती है, उपस्थित होती है। पहली है अल्फा सेल। कौन सी होती है? अल्फा सेल। ये जो कोशिकाएं होती हैं इनके द्वारा जो है ग्लूकागोन जो है हार्मोन वो स्रावित होता है। इनके द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है। जबकि बीटा जो सेल्स हैं इनके द्वारा जो अपना इंसुलिन, सभी ने सुना है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, स्रावित होता है। कौन सा स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। अब देखिएगा कि ग्लूकागोन और जो इंसुलिन है इनका कार्य आपको ध्यान होना चाहिए कि ग्लूकागोन जो है वो क्या करता है, आवश्यकता पड़ने पर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है। क्या करता है? आवश्यकता पड़ने पर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है। जबकि जो इंसुलिन हार्मोन है ये क्या करता है, जो आवश्यकता से ग्लूकोज है उसको किस में चेंज करता है? ग्लाइकोजन में चेंज करता है। तीसरी जो अपनी कोशिकाएं हैं वो तीसरी कोशिकाएं कौन सी अपनी डी सेल्स या डेल्टा सेल्स होती हैं। इनके द्वारा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्राव होता है, जो कि क्या करता है कि इंसुलिन, ग्लूकागोन और जो भी हार्मोन्स हैं उनका संदमन करता है। तीसरी सेल्स कौन सी है? डी सेल्स या गामा सेल्स भी कहते हैं इनको। इनके द्वारा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित होता है। अब देखिएगा, वैसे तो अपने फंक्शन आगे देखेंगे इन सब के, पर मैं आउटलाइन बता रहा हूँ कि अल्फा सेल्स है इनके द्वारा ग्लूकागोन स्रावित होता है। वो क्या करता है कि ग्लूकागोन जो है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है। बीटा सेल के द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। डी सेल्स या गामा कोशिकाओं के द्वारा कौन सा स्रावित होता है? सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन क्या करता है? ये जो हार्मोन है, ये जो इंसुलिन है, ग्लूकागोन है और अग्नाशयी जो पेप्टाइड हार्मोन है इनका संदमन करता है। इनका क्या करता है? इनहिबिशन करता है। और यदि हम संख्याओं की बात करें तो ये कोशिकाएं 75% होती हैं, ये लगभग 20% होती है और ये कितनी होती है? लगभग 5% पाई जाती है। जो चौथी सेल्स होती हैं, फोर्थ सेल्स होती हैं, वो होती हैं एफ सेल्स। कौन सी होती हैं? एफ सेल्स। इनके द्वारा अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड या अग्नाशयी पेप्टाइड हार्मोन का स्राव होता है। अग्नाशयी पेप्टाइड हार्मोन का स्राव होता है, स्राव होता है। और ये जो अग्नाशयी पेप्टाइड हार्मोन है इसका कार्य अभी क्या अज्ञात है, वैज्ञानिकों को अभी इनका पता नहीं लगा कि इनका कार्य क्या होता है। और इनकी संख्या भी बहुत कम होती है, किनकी? अग्नाशयी पेप्टाइड हार्मोन की।
एफ सेल्स की एफ सेल्स की संख्या बहुत कम होती है। इनके द्वारा स्रावित कौन सा हार्मोन है? अग्नाशी पेप्टाइड, इसका कार्य भी अज्ञात है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि जो लैंगरेंस की दीपिकाएं होती हैं, इनमें कुल कितने प्रकार की कोशिकाएं हो गई? 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है। पहली अल्फा सेल्स होती हैं, दूसरी बीटा सेल्स होती हैं, तीसरी डी सेल्स या गामा कोशिकाएं होती हैं, और फोर्थ कौन सी होती हैं? एफ सेल्स। ये कोशिकाएं 75% है, ये 20% है, ये लगभग 4% मान सकते हैं, 4 से 5%, और ये लगभग 1% के करीब होती है, बहुत कम होती हैं। ग्लूकागोन जो है क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। ये क्या करता है? आवश्यकता से ज़्यादा जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में चेंज करता है। इन दोनों का जो टारगेट ऑर्गन होता है वो लीवर होता है। लीवर के अंदर अपना ये काम करती हैं, और ये बनती कहाँ पर है? लैंगरेंस की दीपिकाओं के अंदर ये दोनों हार्मोन बनते हैं। डी सेल्स जो होती हैं, इनके द्वारा सोमेटोस्टेटिन स्राव होता है। ये क्या करता है? चाहे वो ग्लूकागोन हो, चाहे इंसुलिन हो, चाहे अग्नाशी पेप्टाइड हो, इनका क्या करता है? इनहिबिशन या संदमन करता है ये हार्मोन। इन तीनों के विपरीत कार्य करता है। और चौथी सेल है एफ सेल्स या एफ सेल्स। इनके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? पेप्टाइड, अग्नाशी पेप्टाइड हार्मोन, जिसका कार्य अभी क्या है? अज्ञात है। अब स्टूडेंट्स हमें एक एक करके इन चारों हार्मोन्स के बारे में जिक्र करेंगे, और जिसमें से 2 मुख्य कोशिकाएं कौन कौन सी हैं? अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स हैं। क्योंकि हमारे अंदर जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है उससे जुड़ी हुई ये दोनों कोशिकाएं, क्योंकि इन दोनों के द्वारा जो स्रावित ग्लूकागोन और इंसुलिन हार्मोन है, ये वास्तव में ग्लूकोज का लेवल अपने शरीर में सामान्य बनाए रखते हैं। क्योंकि ये जो हार्मोन्स हैं, आपने नाम सुना होगा डायबिटीज़ रोग जो हैं, शुगर जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं, तो डायबिटीज़ जो मेलाइटिस रोग है वो इस ग्रंथि की कमी से, या यूँ कहते हैं इस ग्रंथि के निष्क्रिय होने से होता है। डायबिटीज़ मेलाइटिस जिसको हम शुगर कहते हैं, जिसके द्वारा पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया और जो डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशंस होने लगती है, जिसका अपने डिस्कशन आगे करने जा रहे हैं। तो जो मुख्य हार्मोन अपना इंसुलिन है, जो कि हकीकत में क्या कर रहा है? इंसुलिन और ग्लूकागोन मिलकर के दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करेंगे, और इंसुलिन और ग्लूकागोन मिलकर के क्या करते हैं कि जो शरीर में शुगर लेवल है, जो ग्लूकोज का लेवल है, उसको सामान्य बनाए रखते हैं। यदि ग्लूकोज का लेवल कम है तो ग्लूकागोन ज़्यादा स्रावित होगा, और यदि ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है तो कौन सा ज़्यादा बनेगा? हार्मोन इंसुलिन बनेगा। और यदि इंसुलिन नहीं बन पाता है, या यूँ कहते हैं कि अपने जो ये आइलेट ऑफ लैंगरेंस की दीपिकाएं जो यदि अपना कार्य नहीं कर पाती हैं, तो क्या होगा कि इंसुलिन नहीं बनेगा, तो उससे क्या होगा कि शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, और बढ़ने से जिसको हम डायबिटीज़ मेलाइटिस रोग बोलते हैं। तो इसकी अपने बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे, अब हम इंसुलिन से शुरू हो जाते हैं। अब हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला हार्मोन कौन सा पढ़ रहे हैं अपने? हार्मोन्स ऑफ लैंगरहेंस, हार्मोन्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहेंस। लैंगरहेंस सेल्स। पहला कौन सा हार्मोन अपना? इंसुलिन। इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, प्रश्न पूछे जाते हैं, और हर किसी भी एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। ज़्यादा ग्लूकागोन का कम आता है, पर इंसुलिन का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो अब देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं इंसुलिन की। इंसुलिन जो हार्मोन है, ये बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है, और इसकी जो संरचना का अध्ययन किया था वो किसने किया था? सेंगर एक वैज्ञानिक था। उस सेंगर ने क्या कि अपने को इस इंसुलिन के बारे में बताया था। इसका जो अणुभार होता है वो लगभग जो है 5734 के करीब होता है, या यूँ कहते हैं कि 5700 के करीब होता है। और ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। पॉलीपेप्टाइड का मतलब ये होता है कि ये जो है पेप्टाइड हार्मोन है, पेप्टाइड बंधों से हार्मोन है, और पेप्टाइड बंध एमिनो अम्ल के बीच में पाए जाते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसके अंदर जो है पॉलीपेप्टाइड 2 श्रृंखलाएं पाई जाती है, और दोनों श्रृंखलाएं आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड है उसके द्वारा जुड़ी रहती है। जिसमें पहली श्रृंखला के अंदर क्या है 21 एमिनो अम्ल, और दूसरी में कितने होते हैं 30 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। और थोड़ा सा इसके अंदर जिंक भी है वो पाया जाता है। और जो है इंसुलिन, आजकल जो अपने इंसुलिन की यदि कमी होती है तो इंसुलिन के हम इंजेक्शन लगा लेते हैं, जिससे इंसुलिन की कमी को पूरा किया जा सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं आजकल DNA रिकॉम्बिनेशन जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा हमने इंसुलिन को कृत्रिम रूप से बनाना शुरू कर दिया है, जिसके द्वारा जो इंसुलिन की कमी वाले जो रोगी हैं उनके अंदर हम उनको इंजेक्ट करके इंसुलिन की कमी को पूरा किया जा सकता है। तो ये हमारी किसकी देन आज के वर्तमान समय में हम जैव प्रौद्योगिकी जो बोलते हैं, या DNA रिकॉम्बिनेशन जो टेक्नोलॉजी है जो आपने पढ़ी हुई है उसकी देन है। तो अपने जो नेक्स्ट जो क्लास है उसके अंदर इंसुलिन हार्मोन है उसकी हम स्टार्ट करेंगे, जो 27वीं क्लास है उसके
अंदर इंसुलिन से शुरुआत करके हम इंसुलिन, ग्लूकागोन, उसके अलावा सोमेटोस्टेटिन और अग्नाशय पेप्टाइड हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।